हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर देखा जाए तो लिखित रूप से पूछे तो वर्ण होगा, और अगर मौखिक रूप से पूछेगा तो ध्वनि होगा। तो ए और सी इसका दोनों आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? तो जो बिना किसी स्वर के, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से कहते हैं। तो स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है, तो इसीलिए इन्हें स्वतंत्र रूप कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के कुल 10 भेद होते हैं। इसमें गलत लिखा है, इसका आंसर 10 होगा। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर के 10 ही भेद होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 49 है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से लेकर माँ तक जितने व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 में क्या होता है? या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। शा, सा, शा और हा को मिलाकर ऊष्म व्यंजन बनते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। 4 में कौन से आते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्रा। संयुक्त अर्थात संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों से मिलकर बने जो व्यंजन होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारा संयुक्त व्यंजन में सा, जैसे इसमें छ होता है, छ का और सा से मिलकर बना है। त्र, ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञ, जा और या से मिलकर बना है। और एक बचता है श्रा, तो श्रा शा और रा से मिलकर बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, इसे ताड़नजात भी व्यंजन कहते हैं, तो ये 2 हैं। ये हैं अड़ा और अढ़ा, ये द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन अड़ाड़ा होते हैं। संयुक्त वर्ण क्षेत्र ज्ञ श्रा होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन शा 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 हा होते हैं, और हा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। केवल हा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, और हा को काकल वर्ण भी कहते हैं। काकल वर्ण भी कहते हैं। काकल वर्णों की संख्या इसमें 2 होती है। काकल वर्ण एक हा आता है और एक आहा आता है, जो ये स्वर की श्रेणी में है। ऑप्शन में कभी कभी आहा भी ऑप्शन में देता है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ वर्ण भी 4 होता है। इसमें या और वा को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है, अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। और रा को लुंठित या परकंपित व्यंजन कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक का अर्थ ये होता है कि जो जीभ के बगल से सांस निकल जाए, बोलने पर कहीं रुकावट ना आए, तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ताड़नजात या रा व्यंजन कहते हैं, तो जो जीभा दांत के पहले जो मसूड़े होते हैं, अगर जीभ उसमें टच कर जाती है तो उसे ताड़नजात
ताड़नजत नहीं, उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अर्धस्वर कौन है? तो अभी बता चुके हैं, अर्धस्वर या और वाह है, तो इसमें सही आंसर या हो जाएगा। रा, ला और हा, हा ऊष्म संघर्षी हो जाएगा और ला पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा, रा प्रकंपित या लुंठित व्यंजन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? तो स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? तो इसमें अभी आपको बताए थे हा संघर्षी व्यंजन है। अगर ऑप्शन में आएगा केवल संघर्षी या ऊष्म संघर्षी तब हा हो जाएगा। और जब स्पर्श संघर्षी पूछ लिया जाएगा तो स्पर्श संघर्षी में बताए थे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इसमें से का से लेकर माँ तक जितने वर्ण आते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें चा वर्ग जो है, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ये आते हैं स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत। स्पर्श जहाँ लग जाता है वहाँ चा, छा, जा, झा ये आते हैं। तो ये इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण है? छोटा, बड़ा, छोटा हो, बड़ा, बड़ी। तो छोटी और बड़ी को छोड़कर सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, अर्थात छोटी बड़ी के बाद जितने शब्द हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छोटी बड़ी रीढ़, छोटी बड़ी रीढ़ ये तीनों स्त्रीलिंग है, बाकी सभी सब पुल्लिंग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लुंठित ध्वन कौन सा है? लुंठित या प्रकंपित ध्वन किसे कहते हैं? तो रा को लुंठित या प्रकंपित ध्वनि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन बी संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन सी युग्मक ध्वनि, ऑप्शन डी द्वित्व ध्वनि। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संपृक्त मतलब द्वित्व मतलब जैसे दिल्ली, दिल्ली लिखा गया तो दिल्ली में ला के पहले आधा अक्षर वही जो आ जाए, एक ही ध्वनि द्वित्व हो गई मतलब दो बार हो गई, तो इसे संपृक्त ध्वनि कह देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से काकल वर्ण कौन सा है? तो हा और आहा काकल वर्ण होते हैं, आपको पहले बता चुके हैं। तो हा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान कंठ होता है। वा का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होता है, दंत्योष्ठ। तो या कंठ आ जाए। कभी कभी ऑप्शन में कंठोष्ठ दे देता है, तो या का जब कंठ नहीं रहेगा तो कंठोष्ठ भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा हो। तो इसमें मध्य स्वर अगर देखा जाए तो अग्र, मध्य, पश्च तीन प्रकार के स्वर होते हैं। अग्र में मध्य में छोटा आता है और पश्च में छोटी और बड़ा ये आ जाएगा अग्रस्वर में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण इनमें से ऑप्शन ए छोटा हो, छोटा, छोटी और बड़ा। तो ओष्ठ वर्ण का अर्थ होता है जब हम बोलते हैं तो ओष्ठ जिसमें गोलाकार हो जाता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो छोटा ऊ जब बोलते हैं तो इसमें ओठ गोलाकार हो जाता है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, स्वर का, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का। तो अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है। जैसे लिखिए मंजन, मंजन। तो अनुस्वार इसे कहते हैं जो बिंदु लगता है। तो मंजन में जब अंग की बिंदी लग जाती है तो वो पंचम वर्ण का काम करने लगता है, इसीलिए अनुस्वार पंचम वर्ण का काम करता है। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण कौन सा है? ता वर्ग के जितने वर्ण आते हैं ये सब दंत वर्ण होते हैं। तो या दंत वर्ण है और सा भी दंत वर्ण है। टा मूर्धा है, पा ओष्ठ है, या कंठ है। और अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण इनमें से कौन सा है? तो अनुनासिक मतलब
जो बिना नाक के सहारे बोला जाए, तो इसमें से आ जाएगा माँ। ये अनुनासिक वर्ण है। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? घोष या अघोष? घोष या अघोष या सघोष? तो इसमें हो जाएगा गा। घोष या सघोष। हर वर्ण का पहला और दूसरा अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होते हैं। घोष या सघोष। तो तीसरा वर्ण घोष है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर आपको बताए थे। संयुक्त स्वर जो दो स्वरों की सहायता से बनते हैं उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ओ संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, ऐ संयुक्त स्वर है, और बड़ाऊ संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर मतलब दो स्वर, दो स्वरों के मेल हो। बड़ाऊ दीर्घ स्वर के रूप में आता है, इसलिए संयुक्त स्वर नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। शा, शाह, ये सब ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। छात्र, ज्ञासरा, ये सब संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन सा, साहा, ये सब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो इसे हम वर्ण लिपियाँ कहें या वर्णमाला कहें, ये एक ही बात है। तो इसमें 52 वर्ण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ ऑप्शन ए है पश्च समृद्ध, पश्च विवृत, अग्र समृद्ध, अग्र विवृत। तो पश्च विवृत, बड़ा ऊ पश्च विवृत का उदाहरण है। जो जब बोलने की दृष्टि से ऊ जब बोलते हैं तो पश्च विवृत की सहारा लेते हैं, इसलिए पश्च विवृत है। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है आहा, फिर अंग, फिर आएगा आ, फिर आ, फिर ऐसे चलते चलते हम आएंगे का के बाद छा आता है, का के बाद छा आता है, उसके बाद खा, गा, घा, अंगा, ये सब आता है। तो का इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आया था या, वा, रा, ला। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। तो यह वा अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है। अगर वा देखा जाए तो ये दंत्योष्ठ भी होगा और इसे अर्ध स्वर की श्रेणी में भी रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को या लिपियों के समुदाय को वर्णमाला की संज्ञा देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो संयुक्ता अक्षर व्यंजन कहलाता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन छोटा आ हो गया, छोटा आ नहीं का में हलंत लग जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। और जब इसमें छोटा आ लग जाएगा तो एक का हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो ये कहलाएगा संयुक्ता अक्षर कहलाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर हैं? तो इसमें ए और बी दोनों या और वा अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। निम्न में से एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण आपको बताए थे छ, त्रा, ज्ञा, श्रा। संयुक्त वर्ण की श्रेणी में 4 आते हैं, छ, त्र, ज्ञा, श्रा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन के हिसाब से वर्ण, ध्वनि, वाक्य, शब्द दिया गया है। तो वर्ण के समूह से, के अक्षरों के समूह से वर्ण बनता है, वर्णों के समूह से शब्द बनता है और शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। तो इसे हम इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा वाक्य होगा। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से अघोष वर्ण है, किसी वर्ग का पहला, दूसरा अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं और दूसरा और चौथा पहला दूसरा अघोष में आते हैं और तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें का, गा, दा और ना दिया है, तो पहले की श्रेणी में का आता है, तो इसलिए ये अघोष वर्ण हो जाएगा।